गरीब ससुराल में सिर्फ एक कटोरी दाल। छोटे से गरीब ससुराल में अनीता अपने परिवार के साथ परेशान बैठी होती है। अरुण और आरव कमाने बाहर गए हैं। माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो ना, पेट में दर्द हो रहा है। हाँ माँ, मेरे पेट में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। बच्चों रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। प्रीति, जरा दोनों बच्चों को पानी पिला, थोड़ा पानी पी लेंगे तो उन्हें राहत मिलेगी। प्रीति सूरज और पिंकी को थोड़ा पानी पिलाती है और दोनों बच्चे उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। पापा और चाचा कब आएंगे? बस जल्दी से अरुण और आरव आ जाए, उनके आते ही पैसे लेकर जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दूंगी। अरे भगवान से प्रार्थना करो कि आज उनकी कमाई हुई हो, वरना पिछले 2 दिन की तरह हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा। पूरा परिवार हाथ जोड़कर अरुण और आरव की कमाई के लिए प्रार्थना करता है। वहीं दूसरी तरफ अरुण दोपहर की चिलचिलाती धूप में सड़क के किनारे मोची और बूट पॉलिश का सामान लिए बैठा होता है। बूट पॉलिश साहब, बूट पॉलिश, मोची वाला आइए आइए, बूट पॉलिश। सुबह से बैठा हूँ, एक ग्राहक तक नहीं आया। हे भगवान, मुझे नहीं तो कम से कम आरव को कमाई दे दे। लेबर चौक पर आरव गमछे से पसीना पोंछते हुए बैठा होता है। आज मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं अपने परिवार वालों को भूखा नहीं रख सकता, पर सुबह से कोई काम नहीं मिल रहा है। तभी आरव की नजर ग्रोसरी स्टोर के सामने खड़े अमीर धनंजय पर पड़ती है, जिसके पास महीने का राशन होता है। अरे लगता है वो आदमी कोई सवारी ढूंढ रहा है। अगर मैं उसका सामान पहुंचा दूं तो बदले में मुझे थोड़े पैसे तो देगा। इतना कहकर आरव धनंजय के पास आता है। साहब, आप अपने सामान ले जाने के लिए कोई सवारी ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, तुम कौन हो? साहब, आप कहे तो ये सारा सामान मैं आपके घर पहुंचा देता हूँ। सवारी वाला यहाँ से 20 रुपए लेता है, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। साहब, आपके घर में सामान रखवा दूंगा, आप बस आगे चलते रहिए। आरव सर पर चावल का बोरा और एक हाथ में तेल की केन और दूसरे हाथ में एक भारी झोला लेकर धनंजय के पीछे पीछे चलने लगता है। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पसीने से लथपथ आरव धनंजय के घर पहुंचता है और अपने 20 रुपए लेकर शाम को अरुण के साथ घर लौटता है। मम्मी, पापा और चाचा आ गए, जल्दी से कुछ खाने को बनाओ। जी, आप लोगों की कुछ कमाई हुई क्या? मेरी हुई है, यहाँ लीजिए 20 रुपए। 20 रुपए में हमारा इतना बड़ा परिवार क्या खाएगा? रोटी दाल चावल कुछ भी बना लो, हमें थोड़ा कम देना, पर मम्मी पापा और बच्चों को अच्छे से खिलाना। पैसे लेकर अनीता पड़ोसन के राशन दुकान पर आती है। मुझे जरा 10 रुपए का आटा और 10 रुपए की दाल दे दीजिए। 10 रुपए का आटा, 10 रुपए की दाल, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हो तुम लोग गला खराब करने के लिए। अनीता थोड़ा सा आटा और नाम बराबर दाल लेकर अपने घर लौटती है और घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर छोटी पतली रोटियां और दाल बनाती है और दाल एक कटोरे में डालती है। सिर्फ एक कटोरी दाल? एक कटोरी दाल में हमारा इतना बड़ा परिवार कैसे खाएगा? अनीता घर में सभी की थालियों में पतली छोटी रोटी और एक कटोरी दाल से चटनी बराबर दाल थालियों में परोसती है। अरे बहू, ये क्या छोटी छोटी पतली रोटियां बना दी है, और ये चटनी जितनी दाल भी क्यों दी है? पापा जी, 10 रुपए में जितनी दाल मिली थी उसमें सिर्फ एक कटोरी दाल ही बन पाई, तो मैंने एक कटोरी दाल ही सभी को थोड़ी थोड़ी परोस दी है। पर माम, इतनी थोड़ी दाल में जे रोटी कैसे खाएंगे? बच्चों, मम्मी है ना, रुको, मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाती हूँ। अनीता रोटी में थोड़ी सी दाल लगाती है और सूरज और पिंकी को खिलाती है। हमें तो मम्मी सिर्फ सूखी रोटी खिला रही हो, हमें पूरी एक कटोरी दाल दो, हम ऐसे खाना नहीं खाएंगे। बच्चों, अनाज ऐसे अनादर मत करो। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे पापा और चाचा ने सिर्फ एक कटोरी दाल के लिए कितनी मेहनत की होगी। ये गरीबी हमें कैसे दिन दिखा रही है। सबकी थाली में एक कटोरी दाल होने की जगह सिर्फ एक कटोरी दाल से पूरा परिवार अपना पेट भर रहा है। गरीब परिवार एक कटोरी दाल में ही अपना गुजारा करता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन शाम के वक्त दोनों भाई घर लौटते हैं। पापा, चाचा, जल्दी मम्मी को पैसे दो, मम्मी ने सुबह से हमें कुछ खाने को नहीं दिया है। मम्मी, आज कुछ अच्छा खाना बनाना, बहुत भूख लगी है। सूरज के चेहरे की मुस्कान देख अरुण और आरव के चेहरे पर उदासी छा जाती है। क्या हुआ बेटा, आज कमाई नहीं हुई क्या? नहीं, 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। अनीता, बच्चों को संभालो, मैं बच्चों से आंख नहीं मिला पा रहा हूँ। अरे ये कैसे दिन आ गए हैं। अब हम 2 दिन भूखे रहते हैं, तब एक दिन एक कटोरी दाल नसीब होती है और अगले दिन फिर भूखा रहना पड़ता है। पापा, संभालिए खुद को, रोने से कुछ नहीं होगा।
हम तो खुद को संभाल लेंगे, पर बच्चों को कैसे संभाले ये नहीं समझ आ रहा। बच्चों आओ, तुम्हें मम्मी एक कहानी सुनाती है। अनीता बच्चों को अपनी गोद में लिटाकर कहानी सुनाने लगती है और अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। बच्चे भी अनीता की गोद में माँ की ममता में भूखे पेट ही सो जाते हैं। आज मुझे मजबूरी में माँ की गोद का गलत फायदा उठाना पड़ा है। इतना कहकर अनीता अपने आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगती है। वहीं पूरा परिवार उदास होकर थोड़ा थोड़ा पानी पीकर पेट पकड़कर सो जाता है और अगले दिन आरव को एक सरकारी दीवार साफ करने और रंगने का काम मिलता है। भगवान की कृपा है जो मुझे किसी सरकारी दीवार को साफ करने और रंगने का काम मिल गया है। अब बस फटाफट काम करता हूँ और अच्छे पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाऊंगा। तभी सामने पान कृष्ण प्रसाद की दुकान से आशुतोष और नीरज पान खाते हुए आते हैं और दीवार पर थूक देते हैं। ये क्या किया आप लोगों ने, पूरी दीवार गंदी कर दी। अरे तो जैसे 2 टके के आदमी की इतनी हिम्मत कि हमें रोककर सवाल पूछता है। अगर गंदी हो गई है तो फिर साफ कर ले। हिंदुस्तान हमारा घर है और अपने घर को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। क्या आप अपने घर को भी इसी तरह से गंदा रखते हैं? हमसे बहस करता है। आशुतोष और नीरज आरव को धक्का देकर चले जाते हैं और आरव कृष्ण प्रसाद की पान की दुकान पर आता है, जहां कृष्ण प्रसाद की पत्नी मीनाक्षी और बेटी अनन्या भी खड़ी होती हैं। अंकल जरा मुझे थोड़ा पानी दीजिए ना। मीनाक्षी एक मग पानी आरव को देती है और आरव पानी और झाड़ू से पूरी दीवार साफ करता है। ये लड़का गरीब जरूर है पर कितना समझदार है। आज के जमाने में जहाँ लोग खुद गंदगी फैलाते हैं, वहाँ इसने किसी दूसरे की गंदी की हुई दीवार खुद साफ कर दी ताकि दीवार गंदी ना रहे। ऐसा सिविक सेंस हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दोपहर लेबर चौक पर आरव अपना टिफिन खोलता है, जिसमें सिर्फ सूखी रोटी होती है। ये क्या, सिर्फ सूखी रोटी? इसका मतलब घर में रोटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। 2 दिनों से मुझे कुछ काम भी नहीं मिला है और आज भी कोई काम नहीं मिला। कुछ न कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। दोपहर के समय आरव से मिलने आई अनन्या दूर खड़ी आरव की सारी बातें सुन लेती है। बेचारा आरव बहुत मेहनत करता है, इसे घर से एक कटोरी दाल लाकर दे देती हूँ। अनन्या वापस अपने घर आती है और एक कटोरी दाल लेकर आरव के पास आती है। ये लो आरव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं आपसे ये सब नहीं ले सकता। अगर मेरे टिफिन में सूखी रोटी है, इसका मतलब मेरा परिवार भी सूखी रोटी ही खा रहा होगा और मैं यहाँ अकेले एक कटोरी दाल खा जाऊँ, ये मुझसे नहीं होगा। आरव, मैं खुश हूँ कि भगवान ने मुझे तुमसे मिलाया। भले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते ना हो, पर मैं इतना जान गई हूँ कि मर्द हो तो तुम्हारे जैसा हो, जो हर परिस्थिति में अपने परिवार को संभालना जानता है। अब अनन्या रोज आरव से मिलने लेबर चौक आने लगती है और दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है और धीरे धीरे अनन्या आरव को अपने पति के रूप में देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक दोपहर गरीब परिवार की पड़ोसन कांति एक कटोरी खराब दाल फेंकने अपने घर से बाहर निकली होती है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेरी एक कटोरी दाल खराब हो गई, और ये मेरे घर वाले भी ना, ये नहीं कि रात का खाना रात में ही खत्म कर दें। रात की दाल दोपहर तक ऐसे ही पड़ी हुई है तो खराब तो होगी। कांति दाल फेंकने ही वाली थी, तभी उसे अपने घर के दरवाजे पर बैठे सूरज और पिंकी की बातें सुनाई देती हैं। मम्मी हमेशा ऐसा क्यों कहती है कि पापा और चाचा को आने दो, मैं खाना बनाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और पापा और चाचा तो शाम को आएंगे। पता नहीं मम्मी ऐसा क्यों करती है, हमें सिर्फ रात में ही खाना मिलता और वो भी कभी कभी मम्मी मना कर देती है, हमें कहानी सुनाकर सुला देती है। क्या जरूरत है इस दाल को फेंकने की? इन भूखे नंगों को एक कटोरी दाल दे देती हूँ, जिंदगी भर मेरा गुणगान गाते रहेंगे और इनके लिए तो ये दाल अमृत के बराबर होगी। मैंने टमाटर डालकर फ्राई करके जो बनाया था। सूरज, पिंकी, जरा इधर आना बच्चों। सूरज और पिंकी कांति के पास आते हैं और कांति जमीन पर पड़े एक न्यूज़पेपर से दाल की कटोरी ढककर सूरज को पकड़ा देती है। आंटी ये क्या है? बेटा ये कटोरी फ्राई दाल है, मैंने खास से तुम लोगों के लिए बनाई है। थैंक यू आंटी, हमें बहुत जोर से भूख लगी थी, हम जा रहे खाना खाने। बच्चे दाल लेकर घर में आते हैं। सूरज और पिंकी, तुम दोनों इतने खुश क्यों हो और ये कटोरी में क्या लेकर आए हो? वो कांति दादी है ना, उन्होंने हमें कटोरी फ्राई की हुई दाल दी है। उन्होंने कहा हमारे लिए बनाया है ये दाल। माँ जी, भगवान से भी बच्चों की भूख देखी नहीं गई, इसीलिए उन्होंने कांति काकी के जरिए कटोरी दाल भिजवा दी। मामी अब तुम जल्दी से दाल के साथ खाने के लिए कुछ बना दो, मैं बहुत भूख लगी है। घर में थोड़ा चावल पड़ा है, मैं अभी चावल बना देती हूँ। गरीब भूखा परिवार चावल बनने से पहले थालियां लेकर बैठ जाता है। वहीं अनीता घर के बाहर चूल्हा जलाकर चावल बनाती है और सभी की थालियों में थोड़ा थोड़ा चावल परोसकर दाल की कटोरी से अखबार हटाती है। अखबार हटाते ही दाल से गंदी बदबू आने लगती है। बहू, ये कैसी दाल है? इससे तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है।
बहू ये दाल तो खराब हो गई है, तभी तो मैं सोचूं जो औरत किसी भिखारी को भी कुछ ना दे वो एक कटोरी दाल कैसे दे सकती है। मम्मी तुम रुक क्यों गई? तुम हमें दाल दो ना, हमें बहुत भूख लगी है। नहीं बच्चों, तुम ये दाल नहीं खा सकते, ये दाल खराब हो चुकी है। मम्मी दाल खराब नहीं हुई है, बल्कि कांति दादी ने अच्छे से दाल बनाई है, हमें जल्दी से दाल दो। जो औरत किसी को अपना बुखार नहीं दे सकती, उस औरत ने जब हम गरीब के बच्चों को भी दाल दी तभी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, पर वो इस हद तक गिर जाएंगी कि खराब दाल देंगी, ये मैंने नहीं सोचा था। इतना कहकर अनीता खिड़की से दाल बाहर फेंक देती है। दाल फेंकते ही भूख के मारे सूरज और पिंकी गुस्से से भर जाते हैं। मम्मी तुमने दाल क्यों फेंक दी? बच्चों, वो दाल खराब हो गई थी इसलिए फेंक दी। मम्मी वो दाल खराब नहीं थी, अब हमें खाना खाने ही नहीं देना चाहती हो, इसीलिए तो ना खुद बनाती हो कुछ, और जब दूसरा कोई हमें कुछ देता है तो खाने भी नहीं देती हो। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा मत कहो बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन थोड़ी। अगर वो खराब दाल तुम खाते तो बीमार पड़ जाते। मैं तुम्हें भूखा देख सकती हूँ, पर तुम्हें कुछ हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू लगता है बच्चे भूखे हैं बहुत, तभी इस तरह की बात कर रहे हैं। बच्चों ऐसे मत कहो, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें भूख लगी है ना, मैं चावल में नमक तेल मिला कर देती हूँ, वो खा लो। मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला दूंगी। पहले हमारी दाल फेंककर अब हमें चावल और नमक खिला रही हो, तुम अच्छी मम्मी नहीं हो। अरे बच्चों, अपनी माँ के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। अगर तुम वो दाल खाते तो तुम बीमार पड़ जाते। क्या जरूरत थी इस कांति को हमारे घर खराब दाल देने की? इससे अच्छा तो दाल की जगह 4 ताने ही दे देती। कम से कम बच्चे और माँ के बीच खटास तो पैदा ना होती इसकी खट्टी दाल की वजह से। अनीता चावल में नमक तेल मिलाती है और रोते हुए प्यार से सूरज और पिंकी को खिलाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। घर में कभी खाने को कुछ नहीं होता तो कभी अरुण और आरव की कमाई के थोड़े बहुत पैसों से मुश्किल से एक कटोरी दाल बन पाती, जिसमें पूरा परिवार अपना गुजारा करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अनन्या आरव के पास आती है। अनन्या, तुम बताओ कैसे आना हुआ? आरव, दरअसल आज मैं बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। मेरी बुआ और फूफा मेरे लिए लड़का ढूंढ रही हैं, पर मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देखो अनन्या, मेरे साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मैं तो छोटी मोटी काम करके 2 पैसे कमाता हूँ, जिससे हमारे घर में एक कटोरी दाल भी मुश्किल से बन पाती है। तुम मेरे साथ कैसे खुश रहोगे? आरव, मेरे माता पिता के जाने के बाद मेरे बुआ और फूफा ने बड़ी मेहनत से मुझे पाला है। अब मैं नहीं चाहती कि उनकी मेहनत से कमाए गए पैसे मेरी शादी में खर्च हो। चाहे जैसे भी रहूंगी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। अगर मुझ में तुम्हें कोई कमी नहीं दिखती तो प्लीज शादी के लिए मान जाओ। अनन्या, तुम्हें कोई कमी नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं अपने परिवार से बात करता हूँ। आरव घर लौटता है और अरुण की कमाई के कुछ पैसों से अनीता थोड़ी दाल खरीदकर एक कटोरी दाल बनाती है और पूरा परिवार थोड़ी थोड़ी दाल रोटी लेकर खाने बैठता है। माँ, पापा, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल एक लड़की है अनन्या, उसके माता पिता नहीं है। वो अपने बुआ के साथ रहती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़की सामने से शादी करना चाहती है, वरना हम गरीबों के घर की दहलीज पर तो कभी कोई रिश्ता लेकर नहीं आता। बेटा, अगर लड़की अच्छी है तो हम उसे अपने घर की बहू बना लेते हैं। कहो तो हम कल ही चलकर रिश्ते की बात कर लेते हैं। अगले दिन आरव अपने परिवार के साथ कृष्ण प्रसाद के घर पहुंचता है। जब बच्चों ने एक दूसरे को जीवन साथी मान ही लिया है तो हमें बच्चों के फैसले का सम्मान करना चाहिए। जी, हमारा भी यही मानना है, पर हमारे बारे में तो आपको पता ही है, हम बहुत धूम धड़ाके से शादी नहीं करवा पाएंगे। जी, मैं समझता हूँ। मैंने सोचा है कि हम मंदिर में छोटी सी शादी करवा देंगे। आरव और अनन्या का रिश्ता तय होता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक अच्छा मुहूर्त देखकर परिवार वालों के बीच मंदिर में ही आरव और अनन्या की शादी करवाई जाती है। फिर अनन्या आरव के साथ अपने गरीब ससुराल चली आती है और शारदा आरती करके अनन्या का गृह प्रवेश करवाती है। मेरे ससुराल में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, मैं हर हाल में अपने ससुराल का साथ निभाऊंगी। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह। अरुण, आरव, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो। घर में बहू की पहली रसोई करवाने के लिए कुछ भी नहीं है। पैसे तो नहीं है हमारे पास। हम तो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, और मैं और आरव कल काम पर गए ही नहीं थे, तो पैसे कहाँ से होंगे? हे भगवान, अब क्या बहू की पहली रसोई की रस्म भी नहीं करवा पाएंगे हम? ये क्या दिन दिखा रहा है तू हमें? माँ जी, पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? पड़ोसी से कुछ दाल सब्जी मांग लेती हूँ
और घर में थोड़ा थोड़ा आटा बचा हुआ है, उससे रोटियां बन जाएंगी। इतना कहकर अनीता अपने घर से निकलती है और विमला के दरवाजे पर पहुंचती है। क्या हुआ तुम्हें, मेरे दरवाजे पर क्यों आई हो? चाची आपको तो पता ही है, हमारे गरीब ससुराल में देवरानी आई है। उसकी पहली रसोई के लिए घर में कुछ नहीं है। अगर कुछ दाल सब्जी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। एक कटोरी दाल की औकात नहीं है, चले हैं देवरानी लेकर आने। खुद की तो जिंदगी बर्बाद थी ही, एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। रुक, थोड़ी दाल दे रही हूँ। इतना कहकर विमला घर के अंदर जाती है और थोड़ी सी दाल लाकर अनीता को दे देती है। इतनी ही दाल मिलेगी? बहुत महंगी हो गई है दाल, और नहीं दे सकती मैं। धन्यवाद, आपने जो दिया वो बहुत है। अनीता दाल लेकर अपने ससुराल के बाहर चूल्हे पर पहली रसोई के लिए बैठी अनन्या के पास आती है। ये लीजिए देवरानी जी, आप अपनी पहली रसोई में दाल रोटी बना दीजिए। भाभी, इतनी सी दाल में तो मुश्किल से 1 कटोरी दाल बनेगी, और खाने वाले हम इतने सारे लोग हैं। गरीबी ऐसी ही होती है अनन्या, खाना मुट्ठी भर और खाने वाले अनेक। तुम खाना बनाओ, हम इसी में मिल बांट कर खा लेंगे। अनन्या अपनी पहली रसोई बनाती है और पूरा परिवार हमेशा की तरह बिल्कुल पतली और थोड़ी सी दाल, पतली पतली रोटियों के साथ खाने बैठता है। कहाँ मैं सोचा करता था कि अपनी बहुओं की पहली रसोई में उनके हाथों के तरह तरह के पकवान खाऊंगा, और यहाँ पानी जैसी दाल और कागज जैसी रोटी खानी पड़ रही है। अब मुझे भी ये पानी जैसी दाल खाने का मन नहीं करता है। आप लोग चिंता मत करिए, अब से हम और मेहनत करेंगे। मैं अब सड़क के किनारे बैठने की जगह गलियों में घूम घूम कर काम करूंगा, जिससे थोड़ी आमदनी जरूर होगी। खाना खाकर अरुण अपने मोची और बूट पॉलिश का सामान लेकर आरव के साथ निकलता है और आरव लेबर चौक पहुंच जाता है। वहीं अरुण चिलचिलाती तेज धूप में भारी सामान लिए गलियों में घूम रहा होता है। बूट पॉलिश, चप्पल जूते बनवाइए, बूट पॉलिश से अपने जूते चमकाइए, जल्दी आइए। आसपास काफी हलचल होती है, पर सभी के पैरों में क्रॉक्स और फैंसी चप्पल होती है। एक जमाना था जब लोग जूते चप्पल पॉलिश करवाने का शौक रखते थे, पर आजकल के फैशनेबल चप्पल और जूतों ने तो हम गरीब मोचियों की आमदनी खत्म कर दी है। ऊपर से आजकल के बच्चे चप्पल जूते सिलवाना शर्म की बात समझते, और एक हम थे, जब तक चप्पल खो न जाए उसे सिलवा कर पहनते रहते थे, और छोटी हो जाने के बाद घर का छोटा भाई पहनता था। घूमते घूमते अरुण को 1-2 ग्राहक मिलते हैं, जिससे 5-5 रुपए करके अरुण बड़ी मुश्किल से 20-25 रुपए कमा पाता है। वहीं दूसरी तरफ आरव को आज कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही शाम होती है और अरुण अपने कमाए पैसे लाकर अनीता के हाथों में रखता है। आज 25 रुपए की आमदनी हुई है, आज बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना देना, कुछ सब्जी लेती आना। चलिए देवरानी जी, कुछ खरीद कर लेकर आते हैं। अनीता और अनन्या सब्जी वाले के पास आती हैं। भैया, भिंडी कितने की दी? 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो? जेठानी जी, अगर हम इतनी महंगी सब्जी खरीदेंगे तो आटा, तेल, नमक ये सब कैसे खरीदेंगे? आज हमारी थोड़ी आमदनी क्या हुई, महंगाई तो बहुत बढ़ गई। सब्जी रहने देते हैं, हम सुबह के लिए थोड़े चावल और अभी के लिए थोड़ा आटा और दाल ले लेते हैं। दोनों बहुएं पड़ोस की दुकान में आती हैं। भैया, 4 रुपए का आटा, 10 रुपए का चावल और 10 रुपए की दाल दे दीजिए। अब मैं तुम्हें 10-10 रुपए का सामान नहीं दे सकता हूँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तुम्हारे 10 रुपए के सामान का वजन मेरे पल्ले पर नहीं हो पाएगा। जेठानी जी, सिर्फ दाल और आटा ले लीजिए, चावल के साथ तो बहुत दाल लगेगी, पर रोटी थोड़ी सी ही दाल के साथ खा लेंगे। दोनों बहुएं थोड़ा आटा और दाल लेकर घर आती हैं और 1 कटोरी दाल बनाती हैं। उसी में पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। तुम लोगों ने कोई सब्जी क्यों नहीं लाई, फिर वही 1 कटोरी दाल? चीजों के दाम बहुत बढ़ गए, ये 1 कटोरी दाल ही 20 रुपए की है। हे भगवान, दाल नहीं कोई सोने चांदी हो गया है। हम गरीबों के घर में अब ये 1 कटोरी दाल भी सोने चांदी जैसी लगती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम गरीबों का साधारण खाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मम्मी जी, मेरे ख्याल से हमें राशन कार्ड बनवाना चाहिए, इससे हमें सरकारी कोटे से थोड़ा राशन बहुत कम दामों में मिल जाएगा। मैं कल ही राशन कार्ड बनवाने जाऊंगी। अगले दिन अनन्या और अनीता सरकारी ऑफिस जाकर राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और फिर घर लौट जाती हैं। कुछ दिन बीतते हैं और आज एक बार फिर घर में सिर्फ रोटियां बची होती हैं। बहू, आज तो अरुण और आरव दोनों की कमाई ही नहीं हुई है और दाल तो बहुत महंगी है। आज हम क्या खाएंगे? राशन कार्ड आने में तो अभी समय है, आज हम मिर्ची की चटनी बना लेते हैं, रोटी के साथ खा लेंगे। अनन्या हरी मिर्च में नमक डालकर चटनी बनाती है और पूरा परिवार रोटी चटनी खाने बैठता है। ये देखो मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम हमारे लिए ऐसा खाना क्यों नहीं बनाती हो? बच्चा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम मिर्च और रोटी खा रहे हो? तुम ऐसा सोचो कि तुम रसमलाई से रोटी खा रहे हो, फिर देखना तुम्हें खाना खाने में कितना मजा आएगा। अब तुम हर निवाले के साथ कहना कि ये रसमलाई रोटी बहुत स्वादिष्ट है।
ये रसमलाई रोटी कितनी अच्छी है, ये रसमलाई रोटी कितनी अच्छी है। इतना कहकर सूरज और पिंकी खाना खाने लगते हैं। वहीं पूरा परिवार भी साथ में खाना खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से अरुण और आरव के कमाए पैसे घर का किराया और आटा चावल में ही खत्म हो जाते हैं और पूरा परिवार कभी नमक रोटी तो कभी नमक चावल खाता है और कभी कभी पानी पीकर पेट में कपड़ा बांधकर भूखा ही सोता है। ऐसे ही एक दोपहर गरीब ससुराल का राशन कार्ड आ जाता है। ये देखिए, हमारा राशन कार्ड आ गया। अब हमें खाने पीने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहू जल्दी राशन लेकर आओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ मम्मी चाची, आप लोग जल्दी से राशन लेकर आइए और हमारे लिए कुछ अच्छा खाने को बनाइएगा। अब हमसे रोटी नमक नहीं खाई जाएगी। हाँ भाभी, रोटी नमक खाते खाते तो जुबान छिल गई है, आज कुछ अलग खाएंगे। हाँ हाँ, आज हम कुछ अच्छा ही बनाएंगे। अनन्या और अनीता राशन कार्ड लेकर सरकारी राशन दुकान में आती हैं। ये हमारा राशन कार्ड है, हमें राशन दे दीजिए। ये एक और गरीब आ गए, इनकी वजह से तो मेरा धंधा चौपट हो जाता है। राशन तो मिल जाएगा पर पैसे लगेंगे। पैसे किस बात के? हमारे पास तो राशन कार्ड है ना। कार्ड है तो क्या हुआ, तुम्हारे कार्ड पर पूरा राशन नहीं मिलेगा और इस महीने भी राशन नहीं मिलेगा। अगले महीने आना, अभी सिर्फ राशन कार्ड आया, एक्टिवेट नहीं हुआ है। ऐसा मत करिए, हमारा परिवार आस लगाए बैठा है कि हम आज उनके लिए कुछ अच्छा बनाएंगे। तो क्या मैंने तुम्हारा ठेका लिया है? जाओ भागो यहाँ से। अनीता और अनन्या उदास होकर सरकारी राशन दुकान से निकल जाती हैं। ऐसे ही गरीब बेवकूफ आते रहे तो मेरा गल्ला भरता रहेगा। अब इनके इस महीने का राशन मैं खा जाऊंगा। अनन्या और अनीता परेशान घर लौट रही होती हैं। देवरानी जी, मैं घर नहीं जा सकती। मुझसे बच्चों और घर के लोगों का उदास चेहरा नहीं देखा जाएगा। मुझसे भी घर वालों का उदास चेहरा नहीं देखा जाएगा। इस राशन कार्ड से हमारी कितनी आस जुड़ी हुई थी। दीदी, हम ऐसा करते हैं, हम कहीं पैसों या सामान के बदले कुछ काम करके कुछ अच्छा खाने को लेकर घर चलते हैं। काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हुए अनीता और अनन्या एक आटा चक्की की दुकान में पहुंचती हैं। भैया, आपके पास कुछ काम हो तो हमें दे दीजिए, हम किसी भी तरह का काम करने को तैयार हैं। अरे भाई, बहुत अच्छे समय पर आई हो तुम लोग। मेरी बिजली से चलने वाली चक्की खराब हो गई है। अगर तुम हाथ चक्की में आटा पीस दो तो उसके बदले से मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, हमें मंजूर है। अनन्या गेहूं को साफ करने लगती है और अनीता साफ किए गेहूं को हाथ चक्की में धीरे धीरे पीसने लगती है। थोड़ी देर में दोनों के चेहरे पसीने से भीग जाते हैं। बाप रे, न जाने पहले के लोग ये चक्की कैसे चलाते थे। अभी तो मैंने सिर्फ 3 किलो आटा ही पीसा है और पसीने से भर गई हूँ मैं। जेठानी जी, और ये गेहूं साफ करना भी आसान काम नहीं है। मेरी भी कलाइयाँ दुख रही हैं अब। 1 किलो गेहूं पर 1 रुपए दूंगा। कम से कम 20-25 किलो गेहूं पीस देना। अनन्या और अनीता मिलकर 25 किलो गेहूं पीसती हैं और अपने 25 रुपए लेकर 2 आलू, 1 टमाटर, थोड़ी सी दाल और चावल खरीद कर घर चली आती हैं और अपनी रसोई में चावल, आलू का चोखा और टमाटर की चटनी बनाकर सभी को परोसती हैं। मम्मी, आपने तो कहा था कुछ अच्छा बनाओगी, तो चावल चोखा और चटनी है। बच्चों, राशन कार्ड पे हमें सामान नहीं मिला है। ये सामान हम दुकान से लेकर आए हैं। बहुओं, पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो मम्मी जी, हम आप लोगों को उदास नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए हमने चक्की की दुकान में छोटा सा काम किया, जिसके बदले में हमें थोड़े पैसे मिल गए। और अब जब भी अरुण और आरव की कमाई नहीं होगी, हम ऐसे ही छोटे छोटे काम कर लिया करेंगे। पूरा परिवार खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ एक वीरान जगह पर अरुण उदास बैठा होता है। तभी वहां एक शराबी आता है। पूरा परिवार रोज आस लगाए बैठा रहता है कि घर का बड़ा बेटा आएगा तो घर में कुछ अच्छा बनेगा, और मैं अपने गरीब परिवार को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। भैया, ये लो एक गुड मारो और ये दुख तकलीफ भूल जाओ। अरे जो होना है वो तो हो गया ही। टेंशन से तो मेरा भी सर फटा जा रहा है। थोड़ी सी पी लेता हूँ, कम से कम टेंशन तो नहीं होगा। शराबी पूरी बोतल शराब अरुण को पिला देता है और अरुण सब कुछ भूलकर नशे की हालत में अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। भैया, आपने शराब पी है? मैंने कहा शराब पी है? तुम लोगों ने शराब पी है, सभी झूम रहे हो। अरे इसकी इतनी हिम्मत, शराब पीकर घर आया है। इसे क्या डांटते हैं, हमारी गरीबी से परेशान होकर ही पी होगी। आरव, जरा इसे सही से सुला दे। आरव अरुण को सहारा देकर सुलाता है और अरुण आरव को पकड़कर सो जाता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और फिर अगले दिन। भैया, कल रात आपने शराब क्यों पी थी और आपको शराब किसने पिलाई? वो कल एक शराबी मिला, उसने कहा कि पी लो को भाई, टेंशन खत्म हो जाएगी।
और टेंशन में मैंने भी थोड़ी शराब पी ली और शराब की जगह पूरी बोतल ही पी गया। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा पूरा परिवार एक है, आज से आप कभी मत पीजिएगा। फिर अरुण अपना सारा सामान लेकर काम पर निकलता है। वहीं आरव को एक पुरानी हवेली में झाड़ू मारने का काम मिल जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीतता है और शाम के वक्त शराबी अरुण को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। क्यों भाई, आज कुछ कमाई हुई कि नहीं हुई? हाँ, आज कमाई हुई है। अरे भैया दो ये लो पियो। नहीं भैया, मुझे मत पिलाओ। अरे तुम क्या औरतों जैसी बातें कर रहे हो, लो पियो। इतना कहकर शराबी अरुण के मुंह में बोतल लगाकर उसे जबरदस्ती शराब पिलाता है और अरुण के नशे का फायदा उठाकर शराबी अरुण को जुआ खिलाता है। अरे भैया कितने कमाए हैं आज? पहली बार पूरे 50 रुपए कमाए हैं। आज अपने परिवार को पूरी 1 कटोरी दाल खिलाऊंगा। अरे भैया अपने 50 रुपए को 500 बनाओ, दाल की जगह अपने परिवार को चिकन खिलाओ, चिकन। शराबी की बातों में आकर अरुण जुआ खेलता है और हार जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरव के पैसे से आज घर में अच्छी दाल बनी होती है। तभी हाथ में शराब की बोतल लिए नशे में अरुण घर आता है। पापा ये देखो कितनी अच्छी दाल बनी है। नशे में अरुण दाल में जोरदार लात मारता है और दाल पूरे घर में फैल जाती है। अरे दाल नहीं, आज पापा तुम्हें चिकन खिलाएंगे। इतना कहकर अरुण बेहोश हो जाता है और बच्चे रोने लगते हैं। चुप हो जाओ बच्चों, रो मत। बहू कुछ कर, सिर्फ बच्चों को ही कुछ खिला दे। कुछ तो बचा नहीं है, हम पड़ोसनों से कुछ लेकर आते हैं। दोनों बहुएं घर के बाहर खड़ी कुछ पड़ोसनों के पास आती हैं। आपके पास कुछ खाने को हो तो हमें दे दीजिए, हमारे बच्चे भूखे। शराब पीने को पैसे हैं पर खाना नहीं है। तुम गरीबों को आदत हो गई दूसरों के टुकड़ों पर पलने की। दोनों बहुएं अपने घर वापस आती हैं। मम्मी तुम खाना नहीं लेकर आई। रोते हुए दोनों बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं। बच्चों बच्चों, हे भगवान, मेरे बच्चे कमजोरी से बेहोश हो गए। अनीता अरुण के चेहरे पर पानी फेंकती है जिससे अरुण को होश आता है। ये बच्चे बेहोश कैसे पड़े हैं? क्योंकि उनके बाप ने शराब के नशे में सारा खाना फेंक दिया और बच्चे रोते रोते बेहोश हो गए। मैंने अपने ही बच्चों का दिवाला छीन लिया। इतना कहकर अरुण अपने गालों पर चाटे मारने लगता है। वहीं अनन्या सूरज और पिंकी के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर दोनों को होश में लाती है। अब आपने खाना क्यों फेंक दिया? हमें बहुत भूख लगी है। अरे बच्चों, मैं वादा करता हूँ आज रात तुम भूखे नहीं सोओगे। अरुण घर से निकलता है, पीछे पीछे आरव भी घर से निकलता है और दोनों एक दुकानदार के पास पहुँचते हैं। मालिक, हमें कुछ काम दे दीजिए। क्यों, क्या हुआ? शराब के पैसे खत्म हो गए? तुम दोनों भाई निकल जाओ यहाँ से। यहाँ शराबियों जुआरियों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। दुकानदार जुबान संभाल कर, अब मेरा भाई जुआरी और शराबी नहीं रहा। भाई इनकी गलती नहीं है, मैंने हरकत ही ऐसी की है कि अपने साथ साथ तेरा नाम भी खराब कर दिया है। पर अब मैं संभल गया हूँ, ये बात लोगों तक कैसे पहुँचेगी? नाम खराब करना बहुत आसान होता है और बनाना मुश्किल, पर तेरी बातों से लगता है कि तू सुधर गया है। एक छोटा काम है वो कर ले। दुकानदार दोनों भाइयों को अपने गोदाम में चावल के बोरे रखने का काम देता है, जिसके दोनों भाइयों को अच्छे पैसे मिलते हैं। दोनों भाई पैसे मिलाकर दाल और राशन खरीदकर घर आते हैं और दोनों बहुएं रोटी और अच्छी दाल बनाती हैं और सभी को 1-1 कटोरी दाल और रोटी परोसती हैं। मेरा पेट भर गया। मम्मी तुम रोज ऐसी अच्छी दाल बनाना। बच्चों, मैं कसम खाता हूँ अब से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा और मेहनत करके अपने पूरे परिवार को पेट भर के खाना खिलाऊंगा। पर कब तक? इस मेहनत मजदूरी से हम पेट भर सकते हैं पर अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे जूते बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। भैया आप जूते बनाइए, मैं उन जूतों को राजस्थानी तरीके से सजाऊंगी और हम उन्हें बाजार में बेचेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया तो हमारा जीवन जरूर बदलेगा। अगले दिन पूरा परिवार भूख सहन करता है और आरव अरुण अपने कमाए पैसों से जूते बनाने और सजाने का सामान खरीदते हैं। अरुण जूते बनाता है जिन पर अनन्या और अनीता रंग बिरंगे मोतियों से सजावट करती हैं और अगले दिन दोनों जूते बेचने जाते हैं। भाई कितने शानदार जूते हैं, बिल्कुल राजा महाराजाओं वाले। मुझे ऐसे 2 जूते दे दीजिए। धीरे धीरे गरीब परिवार का व्यापार रफ्तार पकड़ता है और महीने भर में एक छोटी सी चप्पल जूतों की दुकान खोलता है। गरीब ससुराल में सिर्फ 1 कटोरी दाल खाने वाला परिवार अब अच्छे से खाना खाता है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताता है।